चलिए बीच में कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कंटिन्यू करते हैं सेकंड वीडियो के अंदर। तो ये हमारे पास शंट कैपेसिटर फिल्टर था और ये हमारे रिपल फैक्टर्स की वैल्यू है फुल वेव और हाफ वेव के लिए। हाफ वेव के लिए √3 ओमेगा सी आर एल और 2√3 ओमेगा सी आर एल। ठीक है, और नाउ यू कैन सी दैट इन फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों ही में इसकी वैल्यू आर एल नीचे है यहाँ। ठीक है, जो लास्ट आर्टिकल हमने किया था उसमें आर एल पर ये डिपेंड था, जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा रिपल फैक्टर होगा। इसीलिए हम इसको लो रेजिस्टेंस डिवाइसेस या हाई करंट के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। किसको? सीरीज़ इंडक्टर को। अब यहाँ पर उल्टा काम हो गया है, जितना ये ज़्यादा होगा उतना कम होने वाला है, और ये ज़्यादा होने का मतलब करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम दिस it is clear that for small ripple factor RL should be large। RL क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। और अगर RL को लार्ज करते हैं हम, करंट रिक्वायरमेंट इज स्मॉल, therefore करंट रिक्वायरमेंट इज स्मॉल। यानी कहने का मतलब जब आर एल लार्ज होगा तभी ये कम हो सकता है रिपल फैक्टर्स, और रिपल फैक्टर कम होंगे तो इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू भी वहाँ पर क्या होगी? कम। Thus this circuit can be used only when current requirement is small। current requirement is small। तो एक बार जब हम सीरीज इंडक्टर को कर रहे थे तो वहाँ पर ये सुटेबल था हाई करंट रिक्वायरमेंट के लिए। जहाँ पर हाई करंट है वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आ गया उल्टा इससे कि जहाँ पर हमें कम करंट चाहिए तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको? सीरीज कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर को। ठीक है, तो फिर ना तो हम हाई चाहते ना लो चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हाई और लो चाहिए तो हम अलग अलग तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें नॉमिनल बीच का करंट चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बहुत ज़्यादा लो नहीं, तो उसके लिए हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, एंड दैट इज नोन एज एलसी सेक्शन। ठीक है, दैट इज नोन एज एल सेक्शन, और इसका नाम है एलसी फिल्टर। दोनों को एक साथ लगा देते हैं। ठीक है, मेन वर्किंग उन दोनों पर ही डिपेंड थी। अब यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन कर दिया है सिर्फ। ठीक है, एल को सीरीज में और सी को पैरेलल में लगा देंगे, और इस तरीके से काम हमारा चल जाएगा। कैसे? ये हमारा ट्रांसफार्मर कॉइल प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, so this is diode 1, diode 2, इनपुट सिग्नल AC फॉर्म में। ठीक है, सेंटर टेपिंग, एंड देन वी हैव टू यूज फिल्टर। L और C है। L आपको पता है किस में लगता है? सीरीज में, तो ये सीरीज में लगा दिया आपने L, और कैपेसिटर आपको लगाना है कहाँ पर? पैरेलल में आउटपुट के। ये हमारा C, ये L, और ये आपकी आउटपुट रेजिस्टेंस RL, और इसी के क्रॉस हमें आउटपुट यहाँ पर V आउट मिलने वाली है। ठीक है, वर्किंग बहुत सिंपल है। अब आप दोनों चीज़ें समझ चुके हैं कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, और ये रजिस्ट्रेटिव पाथ है एसी के लिए। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है तो पहले नाम एल का लिखा है, इसलिए एल को सीरीज में पहले जोड़ना है,
फिर नाम सी लिखा है, तो शंट कैपेसिटर को करना है, यानी पैरेलल में हमने कैपेसिटर को बाद में जोड़ना है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन दोनों के कुछ रेजिस्टेंसेस होते हैं, इन दोनों के रेजिस्टेंस XL और XC से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इनको चूज़ किया जाता है ताकि हमारी आउटपुट एक तरीके से जो हम चाहते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, L and C आर selected such that कि XC जो है इसका रेजिस्टेंस इससे कम हो हमेशा। पहले केस में भी यही था हमारा। और दूसरी सिचुएशन ये कि XL का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए XC से। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को सेलेक्ट करना है। बाकी वर्किंग में कुछ खास ऐसा है नहीं। ठीक है, देखते हैं कैसे। जब हम इनपुट सिग्नल फीड कर रहे हैं तो डायोड काम करेगा फॉरवर्ड बायसिंग में, और यहाँ पर हमें दोनों सिग्नल्स मिलेंगे, AC भी और DC भी, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। अब इंडक्टर क्या काम करता है, AC को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, DC को इजी पाथ, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो इसमें से AC इजीली पास हो जाएगी, सॉरी DC इजीली पास हो जाएगी, AC को ये कम पास होने देगा। अगर थोड़ी बहुत AC इसमें से पास हो गई तो अब इस पॉइंट पर, ठीक है, DC ज़्यादा है और थोड़ी सी AC है, लेस अमाउंट ऑफ AC इज देयर, कैन बी देयर, क्योंकि ये ब्लॉक तो नहीं कर सकता ना AC को, इसीलिए थोड़ी बहुत AC जो लो फ्रिक्वेंसी की है वो इसमें से पास हो गई, और DC तो सारी ही पास हो गई इसमें से। तो अब DC ज़्यादा पहुंच गई यहाँ पर और AC कम है। अब ये जो कैपेसिटर है DC को अपने अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, तो सारी की सारी DC कहाँ चली गई, लोड रेजिस्टेंस में, और वो कहाँ चली गई, आउटपुट के अंदर। अब रही बात AC की, तो AC इस तरीके से जाएगी कि हमने XC को ज़्यादा कम लिया है, तो AC के लिए ये कम रेजिस्टेंस है, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो कोई भी करंट उस रास्ते से जाता है जहां कम करंट हो, तो AC सारी इसमें से पास होकर के बैक टू द सर्किट चली जाएगी। यानी जो AC आ रही थी यहाँ पर कंपोनेंट में, पहले तो रेजिस्टेंस की वजह से इंडक्टर ने इसको कम करा, फिर हमने कैपेसिटर को ऐसा चूज करा है कि उसका रेजिस्टेंस कम है, तो AC सारी इसमें से पास होगी, DC को ब्लॉक कर देगा, और सारी DC कहाँ चली गई, आउटपुट में चली गई। और जब सारी DC आउटपुट में चली गई है तो हमें आउटपुट में रिपल्स जो हैं वो और ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। इस तरीके से हमें, ठीक है, अब ये देखो सीरीज में ये लग गया इंडक्टर और शंट में कैपेसिटर लग गया, तो ये अब ना तो हाई लोड के लिए और ना ही हाई करंट के लिए काम करेगा, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज आल्सो नोन एज चॉक इनपुट फिल्टर। इसका एक नाम और है चॉक इनपुट फिल्टर, जिसमें दोनों चीजें यूज हो रही हैं। अब जब इसका रिपल फैक्टर कैलकुलेट किया गया, हाँ एक और चीज, क्योंकि दोनों ही यूज किए गए हैं, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू 2 ओमेगा लेनी है आप लोगों ने, और इसका जो रिपल फैक्टर है फुल वेव के लिए, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 6√2 ओमेगा स्क्वायर LC। अब ये देखो यहाँ RL पर डिपेंडेंट नहीं है ये, ठीक है, RL को हम कितना मर्जी ले लें, रिपल फैक्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो LC फिल्टर जो है वो इन दोनों की जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करके काम कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर रिपल्स मोर इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद एक और फिल्टर आता है, दैट इज थर्ड वन, फोर्थ वन, द मोस्ट एफिशिएंट फिल्टर, एंड दैट इज नोन एज CLC, और इसका दूसरा नाम ज़्यादा इस नाम से जाना जाता है, ये पाई फिल्टर। ठीक है, पाई फिल्टर कैसे काम करता है, वर्किंग अब सभी की लगभग आप सब ठीक ढंग से समझ चुके हैं, सिर्फ उसको आपने जो है वो अपने वर्डिंग्स के अंदर
लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं हम ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्शन इज देयर, दो डायोड लगा दिए हमने, सिंगल वन, सेकेंड वन, सेंटर टेपिंग कर दी। यहाँ पर हमने CLC है। अब ध्यान से सुनना, पहले कैपेसिटर लगेगा, फिर इंडक्टर लगेगा, फिर कैपेसिटर लगेगा। और कैसे लगेंगे? इस फॉर्म में लगेंगे, पाई की फॉर्म में, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, लगा देते हैं इसको। कैपेसिटर हमेशा शंट में लगना है, तो C लग गया ये। ठीक है, बनाते हुए ध्यान रखना है कि हमारा जो भी प्लेट्स बनाई हैं वो इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज वो बैटरी लगेगी। ये हो गया C। ठीक है, उसके बाद सीरीज में इंडक्टर लगता है, तो ये हमारा इंडक्टर लग गया सीरीज के अंदर L, और फिर दूसरा कैपेसिटर फिर लग गया C2, और फिर आउटपुट लोड रेजिस्टेंस RL, and this is the V out. Now you can see the shape of this filter. It is just like a pie. Greek word pie की तरह है, इसीलिए ये ज़्यादा इस नाम से जाना जाता है, पाई फिल्टर। कैपेसिटर C1 पैरेलल, inductor in the series, and another capacitor is also in the shunt. Working is simple is that यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट आएंगे हमारे पास। इनपुट के अंदर हमारा AC सिग्नल है, दिस इज इनपुट AC सिग्नल। अब कोई भी डायोड जब भी वर्किंग में होगा फुल वेव में से, तो यहाँ पर AC और DC दोनों कंपोनेंट हैं। ठीक है, व्हेन AC एंड DC बोथ आर कंपोनेंट इज प्रेजेंट हियर, तो यहाँ पर भी वो दोनों जाएंगे। जैसे ही कैपेसिटर C1 यहाँ उनको रास्ते में मिला, तो C1 डजंट अलाउ टू पास थ्रू द DC, इट ब्लॉक्स द DC को अपने अंदर से जाने नहीं देगा, तो सारी DC कहाँ पर चली गई? यहाँ पर चली गई। ठीक है, यहाँ पर जा रही है DC। जो AC प्रेजेंट थी उसके लिए ये इजी पाथ है, तो AC इसमें से चली गई। ठीक है, और जब AC इसमें से चली गई तो बैक टू द सर्किट चली गई वापस। अगर थोड़ी बहुत AC यहाँ पर ऑफर होती है रेजिस्टेंस में, तो वो आगे भी जा सकती है। अब इंडक्टर बात करते हैं। इंडक्टर इजी पाथ है DC के लिए, तो DC को वो अपने अंदर से बहुत आसानी से जाने देगा। यहाँ पर पहुँच गई DC। AC जो थोड़ी बहुत थी उसके लिए ये ऑफर रेजिस्टेंस कर सकता है और उसको और ज़्यादा कम कर देगा। सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ 100 थी AC, 100 में से 70% यहाँ से चली गई, रह गई कितनी? 30 में से इसने थोड़ा सा और रेजिस्टेंस ऑफर करा, सिर्फ रह गई कितनी? 10। ठीक है, अब DC सारी है और 10 क्या है? AC। अब ये DC के लिए तो ब्लॉकिंग का काम करता है, तो सारी DC कहाँ चली गई? आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, और 10 जो थी वो इसमें से पास होकर के बैक टू द अगेन सर्किट चली गई। तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट ने और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करी इन कंपैरिजन टू सिंगल कैपेसिटर, सिंगल इंडक्टर या L सेक्शन या LC सेक्टर। ठीक है, तो ये बाईपास का काम करेंगे, AC को बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, AC सारी की सारी बैक टू द सर्किट और DC आउटपुट में हमें मिलती चली जाएगी। अब जब इसका जो है एनालिसिस किया गया, तो पाई फिल्टर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू √2 XC1 डॉट XC2 डिवाइडेड बाई RL इंटू में XL। ठीक है, XC1 आपकी है 1/2 ओमेगा C1 और XC2 की वैल्यू 1/2 ओमेगा C2 है। तो ये इसके रिपल फैक्टर की वैल्यूज है। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट फिल्टर नोन एज पाई फिल्टर। तो ये तो बात हुई हमारे फिल्टर्स की।
अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होती है, आरपीएस, उसको और देख लेते हैं हमारे पास कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है, आरपीएस। अब हम सारी चीज़ों को ठीक ढंग से समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने एसी को डीसी में बदला, फिर डीसी जो पल्सेशन फॉर्म में थी उसको रेक्टिफाई करके कम से कम एसी उसमें से आने दी, और आउटपुट हमें अब डीसी की फॉर्म में मिल रही है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डीसी की फॉर्म में हमारी आउटपुट मिल रही है ये हमें लगातार मिलती रहे, ठीक है, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। एक चीज़ और ध्यान में रखना, जितने भी आप अप्लायंसेस यूज़ करते हैं ना प्रैक्टिकल के लिए, जैसे आपने ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी, पीएन जंक्शन की करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी, तो एक्चुअल में आप देखना कभी भी जब सर्किट बनाते हैं डायोड का वीआई करैक्टरिस्टिक्स के लिए, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग बना दिया आपने, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पर एमीटर लगा दिया, यहाँ पर ये जो लगाया है ये क्या चीज़ है, डीसी सप्लाई, ठीक है। तो हम जितने भी अप्लायंसेस प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो डीसी पर काम करते हैं, और हम वो चाहते हैं कि वो डीसी की सप्लाई हमारी रेगुलेटेड रहे, कम ज़्यादा ना हो, फ्लक्चुएशन ना हो, तो उसके लिए हम ये सारी अरेंजमेंट करते हैं और इसको बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब ये उन सब का कॉम्बिनेशन है जो अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक्चुअल में एक डीसी को लगातार ऑब्टेंड करने का एक तरीका है। तो ये तो हमारी हो गई एसी, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले एसी को हमने सबसे पहले किस में बदल दिया, डीसी के अंदर, पल्सेटिंग डीसी के अंदर, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर यूनिट, ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर जो भी है आपका। फिर इसमें जो पल्सेटिंग आ रही है, ठीक है, उसको हमने रिमूव करा। क्या लगाते हैं इसको रिमूव करने के लिए, जो अभी हमने पढ़ा है, दैट इज नोन एज फिल्टर यूनिट। फिल्टर कोई भी लगा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। फिर जो आउटपुट मिल रही है वो कम ज़्यादा ना हो, उसके लिए हम लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटेड यूनिट, वोल्टेज को रेगुलेट करने की यूनिट। और फिर हम इसको आउटपुट में एज ए डिवाइस किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, आर एल, दैट इज आउटपुट, ठीक है। कांस्टेंट डीसी वोल्टेज यहाँ मिलनी चाहिए, और जब हम ऐसे अरेंजमेंट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई, आरपीएस, ठीक है। और इस सारी अरेंजमेंट के लिए हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम में रेक्टिफायर यूनिट को करेंगे, देन फिल्टर एंड देन वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। तो डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें सभी। हमने प्राइमरी कॉइल लगाई सबसे पहले, देन आफ्टर सेकेंडरी कॉइल लगाई, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर लगाया, ठीक है। या ब्रिज लगाना चाहते हैं तो आप ब्रिज भी लगा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में ब्रिज यूज़ होता है, तो इसकी जगह हम ब्रिज को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर आपको पता है कैसे लगना है। एक डायोड यहाँ पर, दूसरा डायोड यहाँ पर पैरेलल में, ठीक है। एक डायोड यहाँ पर और एक डायोड यहाँ पर, ये ब्रिज रेक्टिफायर हमने लगा दिया।
D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है, इसको आप यहाँ ग्राउंड करेंगे, क्योंकि पहले तो हम क्या करते थे, इसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस लगा देते थे, तो अब जो ग्राउंड होगा उस सभी के अक्रॉस हो जाएगा। फिर रेक्टिफायर यूनिट के बाद फिल्टर यूनिट, और फिल्टर में सबसे बेस्ट कौन सा था हमारे पास, पाई फिल्टर, तो उसको लगा देते हैं हम। पाई फिल्टर में कैपेसिटर लगाया सबसे पहले, फिर इंडक्टर लगाया सीरीज में, ये C1 नाम हो गया, ये L हो गया, और उसके बाद फिर C2। ठीक है, इन सब को हमने ग्राउंड, यानी कहने का मतलब ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसको आप एक तरीके से ऐसे भी जोड़ सकते हैं, अगर आप सर्किट में ना दिखाना चाहें तो इनको यहाँ एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर आप इनको नहीं दिखाना चाहते ग्राउंडेड, तो आप जो है इनको इस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है। ये पॉइंट मैंने ग्राउंड का मतलब ये कनेक्टेड थे ऑलरेडी, तो अगर नहीं समझ में आया तो आप इनको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, पाई फिल्टर। पाई फिल्टर के बाद वोल्टेज को रेगुलेट करना है हमने। वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पढ़ा था ना, जीनर डायोड। तो यहाँ एक जीनर डायोड लगा देंगे, ये हमने जीनर डायोड को यूज़ कर दिया। और फिर आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस, जो डिवाइस हम यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ योर आउटपुट। और ये आपका हो गया जीनर डायोड। ठीक है, एक चीज़ और थोड़ी सी हम यहाँ पर कहना चाहते हैं, क्योंकि जब जीनर डायोड यूज़ होता है तो जब वोल्टेज रेगुलेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं तो एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस भी जोड़ते हैं, ताकि एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पर कलेक्ट करते रहें, RS। ठीक है, उसके बाद फिर ये जीनर डायोड आपने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिलेगी, दैट इज़ रेगुलेटेड आउटपुट DC सप्लाई, DC वोल्टेज। ठीक है, वर्किंग आप सभी को पता है। जो रेक्टिफायर यूनिट थी उसने AC सिग्नल को किस में चेंज करा, DC के अंदर चेंज करा वोल्टेज, इसमें दोनों कंपोनेंट। फिर इस पाई सेक्शन ने उसको DC में चेंज करा, और DC कम ज़्यादा ना हो इसके लिए हमने वोल्टेज को रेगुलेटर करने के लिए जीनर डायोड लगा दिया है। ठीक है, तो दिस अरेंजमेंट इज वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज फिल्टर सेक्शन, ये फिल्टर सर्किट, एंड दिस इज योर रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट। सो आप इसको 3 अलग अलग पॉइंट के अंदर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वैसे आता है एग्ज़ाम में कई बार, व्हाट इज़ रेगुलेटेड पावर सप्लाई, तो थोड़ा सा रेक्टिफायर को, थोड़ा सा फिल्टर को, और थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेशन को, और आउटपुट हमें यहाँ पर इसके क्रॉस मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ आवर वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इससे आगे ट्रांजिस्टर को शुरू करने वाले हैं।